दो मामलों में भाजपा भाग्यशाली भी है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, सही समय पे सही बड़ा चेहरा गवर्नेंस का और लोकप्रियता का मिला है। लेकिन जो संघ के रूप में जो एक उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो ग्रास रूट पे मिलती है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जो आजादी की लड़ाई के समय की उनकी ग्रास रूट स्ट्रेंथ थी, जो उन्होंने 25-30 साल उसके ऊपर अपना नरिशमेंट लिया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया। संजय भाई, एक बड़ा विचित्र आपको इलेक्शन बताऊं, मैंने कवर किया, मैं झाबुआ में था उस समय। ये बात है 96 के चुनाव की। दिलीप सिंह भूरिया ये कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने स्विच ओवर किया, बीजेपी में शामिल हो गए और उनके अगेंस्ट में खड़े हुए कांतीलाल भूरिया जो उनके थे, बिल्कुल ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उनके सामने संकट हो गया कैंपेन करने का, और मैंने कवर किया वो इलेक्शन में, इसलिए बता, आंखों देखा हाल बता रहा हूं। मैंने उनका साक्षात्कार किया, कांतीलाल भूरिया का साक्षात्कार किया। उस पूरे भील भिलाल वाले बेल्ट में बीजेपी का नाम ही कोई नहीं जानता था, बीजेपी का नाम नहीं पता था। तो दिलीप सिंह भूरिया का ऑफिशियल कैंपेन लाइन थी, फूल वाली कांग्रेस। और आज भी आदिवासी उस इलाके में भाजपा को फूल वाली कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए, उस समय से आज की तारीख में जब भाजपा ने पूरी ट्राइबल बेल्ट ईस्ट और वेस्ट दोनों की कब्जा की, उसमें जो रोल वनवासी कल्याण आश्रम का, एकल का या भारतीय जो संघ के बाकी संगठन है उनका, लेकिन वो जो हमारे संगठन, एक लाइन में जोड़ूंगा, संगठन की ताकत और कितना मेहनत करते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप उसका स्टडी कर लीजिए। यशवंत, इसमें कोई शक सवाल नहीं है, संगठन 1925 से काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी को जो सफलता मिली, और अटल बिहारी जी जैसा टॉल लीडर भी था, करेक्ट, बट प्रश्न ये आता है कि कभी आप 182 से आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों? तब भी संगठन था, बिल्कुल, तब भी राम मंदिर का 91 में इशू चालू हुआ, और उसके बाद आप पहले से लोगों की मदद कर रहे हैं संगठन के तौर पे। आप संगठन की कल्पना और स्थापना ही इसी बात से हुई थी कि मुगलों के अत्याचार से अपने आप को, हिंदुओं को बचाना है, उसका बेसिक फंडामेंटल वही था। इसके लिए आपको संगठित होना है और उसी का नाम संघ दिया गया। सवाल यह आता है कि मोदी जी के आने के बाद, जिसने 15 साल संगठन के तौर पे और 15 साल बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे, जो 30 साल का लब्बो लबाज है और जनताओं की समस्याओं को समझने की कोशिश करी, और कोई भी चुनाव, मेरा ऐसा मानना है, चुनाव जीतना दिल जीतने की प्रक्रिया है और ये कभी फेक नहीं हो सकती। इट हैज टू बी रियल। प्रदीप जी, इसमें लेकिन मैं एक ही चीज बता रहा हूं सर, आप ये देखिए कि देश की जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सना, आपकी एआई होस्ट। मैं यहां बैठे स्पीकर्स से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या एग्जिट पोल्स के नंबर बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल आप पर दबाव बनाते हैं? बहुत ज्यादा। ये जीवीएल जो है प्राण लिए रहते हैं हमारे, और हम इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्योंकि जब से राज्यसभा गए, एक को बार कहीं न खिलाने ले गए, न पिलाने ले गए, हम तो इसी बात पे नहीं इनकी बात सुनते। देखिए, अच्छा, आप लोग पोल्स, एग्जिट पोलस्टर्स आज जो जमाने में करते हैं, आप बोले तो अच्छा रहेगा, मैं उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया एक जमाने में तो आप भी मैं सेफोलॉजी करते थे। हाँ, बोलिए ना। देखिए, एग्जिट पोल्स में कोई राजनीतिक दल बढ़ाने की कोई ज्यादा रुचि नहीं रखती है, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, इसके बाद ज्यादा कुछ होना नहीं है, तो इसलिए कोई किसी पर दबाव डालते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, जीवीएल सना का मतलब एग्जिट पोल, लेकिन ये खाऊंगा मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस संस्था में मैं काम करता हूं, सीएसडीएस में, हम न तो राजनीतिक पार्टियों के लिए सर्वे करते और न ही कैंडिडेट्स के लिए सर्वे करते, तो हमारे पर ऐसा दबाव कभी आया नहीं। लेकिन इस बात का एहसास रहता है, कभी कभी ऐसा रहा कि कुछ लोग आए और हमसे कहे कि भाई हमें इस तरह का एक सर्वे करना है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, तो कैसे सर्वे का ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि एक पार्टी को जीतते हुए दिखाएं। तो मैंने बड़ा सुझाव बड़ा सरल दिया, जितने पैसे हैं रख लीजिए, कागज पे डेटा बना के दे दीजिए, सर्वे करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस तरह के दबाव आते हैं, लेकिन कम से कम मैं और हमारी संस्था इस दबाव से बिल्कुल अपने आप को परे रखी है।
और सना को मैं बता दूं, आपने पूछा है एग्जिट पोल के लिए, तो एग्जिट पोल के लिए जब चुनाव हो चुके हैं, मतदान कंप्लीट हो चुका है, तो किसी दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं आता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी को कोई लाभ होने की स्थिति नहीं है। आपका सवाल है ओपिनियन पोल से, जो कि हमारी संस्था तो कम से कम नहीं करती है, एक्सेस माई इंडिया। जो करते हैं प्रदीप जी तो बच उसका गए। भी जवाब सुन लीजिए। हम है घोड़े, हम खा रहे हैं रसगुल्ला। अगर हम रसगुल्ले से यारी करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? और हमारा रसगुल्ला है जो क्रेडिबिलिटी वाला मामला। तो अगर हम अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाकर कुछ करेंगे तो न दर्शक हमको देखेंगे, न हमारा काम चलेगा। लेकिन मुर्गी का पेट चीर करके हम सब गड़प जाएं, ऐसा होता नहीं। जो भी गंभीर काम करने वाले हैं, सामान्य तौर पर हम सभी लोग इस फील्ड में, इस विधा में किसी कारण से हैं, क्योंकि जनमानस को पढ़ना, जनादेश की व्याख्या करना, ये हम लोगों का पेशा ही नहीं है, हमारा पैशन है। और अगर हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हमारे दर्शक हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात को कोई भी क्यों सुनना चाहेगा? आप हमको ये ऊपर वाला देख रहा है कि सेट पे क्यों बुलाएंगी अगर हमारी बात में वजन नहीं होगा। इसलिए घोड़ा घास से यारी नहीं करता, हम घोड़े से करता, घास नहीं खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं रसगुल्ला खा रहे हैं, हम यारी नहीं कर सकते, हमें खाने का मन है, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। इसीलिए जीवीएल नरसिम्हा राव भी हमको खिलाते पिलाते रहते हैं, ये बात अलग है, ये गलत बात मैं नहीं बोलूंगा। पुराने मित्र हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पहले ये इधर थे, अब ये उधर हैं, और इनके ईमानदारी से ही करता हूं मैं। नहीं, ये बात सही है। नहीं, ये बात मैं तो आपकी बात सना से की सहमत तरफ से हूं। मैं एक सवाल इसमें जोड़ दूं, शायद उसका आप जवाब देंगे तो और भी ज्ञान बढ़ेगा यहाँ पर। वो ये है कि जब आपका सर्वे कामयाब होता है तब तो एक बात है, लेकिन जब कभी कभी सर्वे, और आजकल अक्सर भी सर्वे बुरी तरह नाकाम भी हो जाता है, तब फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या कहते हैं? वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों सर्वे तो कर रहे हैं तो कभी न कभी तो नाकाम हो गई, अक्सर नाकाम होता है। अक्सर तो नहीं होता, ये गलत है आपका आरोप और बयान। अक्सर नहीं, ज्यादातर नहीं, देखिए सर्वे से इसको क्वालिफाई कर दूं बात को। जैसे आपने एक बड़ा सर्वे किया पूरे भारत का, तो उसमें हो सकता है कि किसी प्रांत में आपका सर्वे ये संभव है, ठीक ये हो, संभव है, नहीं ना हो, बिल्कुल किसी संभव राज्य है। में भी नाकाम हो सकता है। देखिए, अक्सर शब्द मैं वापस नहीं ले सकता, मेरा ये मानना वो नहीं है, लेकिन वो नाकाम भी होता है। जिस तरह से किसी भी अच्छे सर्जन के 100% पेशेंट पूरी तरह ठीक होके चले जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अच्छे से अच्छा सुप्रीम कोर्ट का वकील 100 के 100 केस जीतता है, ऐसा संभव नहीं है। एक प्रोफेशन के अंदर भरपूर कोशिश करने के बाद में भी 2-4 गलतियां चूक होती हैं, होती रहेंगी, इससे आप इनकार नहीं। सवाल ये है, मुझे याद है, 100 बना लें, जरूरी नहीं 0 पे भी आउट हो जाए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, जब मैं मेरा भी ये पेट एग्जाम्पल है कि तेंदुलकर हर बार सेंचुरी नहीं मारता, कभी कभी 0 पे भी आउट होता है। हम में से जब भी जहां पर जो भी गलती होती है, हम लोग वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा था जो हम रीड करने में अभय जी, आपका जो कभी सवाल कभी है, मेरा साथ 98, 99 उन चुनावों में 96 मेरा बिल्कुल सटीक था, राष्ट्रीय स्तर पर एग्जैक्ट टैली, बट लेकिन एक आध राज्य में बिल्कुल विपरीत गए थे, फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, तो उससे लोग खुश थे। बट लेकिन क्यों ऐसा हुआ? विपरीत, एक तमिलनाडु ऐसा था, कंप्लीटली रिवर्सल हो गया। तो हम क्या करते हैं, वहां क्या कारण था, वहां हमने कुछ विश्लेषण करके उससे सीख लेने की प्रयास करते हैं, ज्यादातर सीखते हैं। सैम्पलिंग सैम्पलिंग एरर था, नॉन सैम्पलिंग था, उसमें हमारी एक गलती थी। एक बैलेट पेपर में जो हमने सिंबल्स को लेकर जो सिलेक्शन सिंबल साफ नहीं दिख रहे थे, उसके कारण वोटिंग सही नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रदीप ने एक बार जो चीज गलती हुई थी इसमें, इसने प्रदीप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि महिलाओं के सैंपल हमारे पास में कम आए थे, हम बिहार की बात है, मुझे याद है, तो हम नहीं कर पाए उस चीज को। अभी हम मध्य प्रदेश में हम गलत हुए, हमारा अनुमान था कि कांग्रेस आगे होगी, बीजेपी पीछे होगी, लेकिन हम गलत इस चीज में हुए, हमने कहा टर्नआउट की एनालिसिस हम नहीं कर पाए। हम इस बात को नहीं नाप पाए कि बीजेपी 10 में से 9 लोग बूथ तक ले जा रही है, कांग्रेस के 10 में से 6 भी ले जाने में कम है। तो अगर ड्राइंग रूम में बैठ करके लोग सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज नहीं करता, तो हमें समझना पड़ा। उसके बाद में हमने और डिवाइस किया, डिजाइन किया कि नहीं, टर्नआउट जो रिलेटिव है, इसको समझने के लिए हम नए सवाल उसमें क्या और डाल सकते हैं।
तो सीखना तो पड़ेगा ही। और ये परमानेंट, ये देखिए कोई भी काम है, कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेशनल कोई बोले अहम ब्रह्मास्मि, हमको सब कुछ आता है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। हम परमानेंट सीखने वाले। आप एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 2.5 लाख एवरेज वोटर होते हैं, 2 लाख टर्नआउट होता है। आप और हम सब 100-200 लोगों से बात करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ? आपने 1,99,800 लोगों से तो बात ही नहीं की है। एग्जैक्टली। क्या वो 200 सैंपल जो था वो उन पूरों को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है? तो इतने ज्यादा थिन एयर पे हम लोग खेल रहे होते हैं, तो कभी कभी चूक हो जाना स्वाभाविक है। नहीं, जनता को समझना जरूरी है। हाँ। क्योंकि एक राज्य में 3,000 सैंपल से हम अक्सर अनुमान लगाते हैं। पहले लगाते थे। 95% सही होता है, बट इतने में आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर। मुझे तो इसमें हनुमान जी की घर वापसी दिख रही है। मुझे इसमें पासवान वोटों को साधने की कोशिश दिख रही है, और खासकर बिहार में, जो कि उतनी आसान टर्फ नहीं थी, जबकि नीतीश कुमार दूसरी महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे, एनडीए छोड़ चुके थे। तो ये एक सतर्कता बढ़ती जा रही है आगे के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए भी। मुझे इसमें 2 हनुमान दिख रहे हैं, एक बिहारी हनुमान है और एक राष्ट्रीय हनुमान है। जो हमारे साथ छोड़े वो वापस आ रहे हैं। यही कहानी पूरे देश भर में है। ये अजीब विडंबना है कि भाजपा ने लिटरली जिसको यूज किया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, आज उसी पार्टी को वापस गठबंधन में बना रही है। इसीलिए कहा जाता है 2 बड़े लोगों की लड़ाई में छोटे बंदे को नहीं पड़ना चाहिए। वही सिचुएशन आज चिराग पासवान की हो रही है। दूसरी तस्वीर। फॉलो द लीडर। एक सामान्य पार्टी कहने वाली तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करके, क्योंकि अभी हाल में चर्चा जो हुआ है, बड़े पैमाने पर पैसा मिलने वाले पार्टी तृणमूल कांग्रेस, एक राज्य तक सीमित, बट लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उनकी एक तरह से उनकी रिसोर्स दिख रहे हैं इस तस्वीर में। मुझे लगता है ये ममता बनर्जी ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। आप ये ना समझे कि हम किसी बैकफुट पे, हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और जनता हमारे साथ है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देश की एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय शक्ति का इवेंट मैनेजमेंट का एक नमूना है, और जो बताती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इवेंट मैनेजमेंट नहीं करना जानती, हम भी जानते हैं। खेला हो बे, ये भरपूर खेला हो बे। ये एक इनोवेटिव कैंपेन है और बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो भाजपा से सीख रही हैं। तो ममता जी भी सीख रही हैं, खेला होबे 2.0 कह रही है कि भाई 2021 में भी हराया और 2024 में भी आगाज उन्होंने कर दिया है। मुझे तो लगता है कि ये है लीडर, फॉलो द लीडर, लीडर आगे आगे, और उनकी जो जनता है, जो कैंडिडेट को वो अपनी जनता समझ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रही है। आपकी बातों को पूरे देश ने देखा और सुना है। ज्यूरी की वोटिंग के आधार पर आज सबसे अधिक वोट पाने वाले स्पीकर हैं यशवंत देशमुख। चलिए, पार्टी मेरी ओर से। अमिताभ तिवारी।